तुम्हें पता है, आज विवेक मुझे सिटी के सबसे महंगे 5 स्टार होटल में लंच कराने ले जा रहा है। अंजलि, तुम कोई अच्छा सा लड़का देखकर सेटल हो जाओ। तुम्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम इतनी सुंदर और पैसे वाली होते हुए भी सिंगल हो। देखो किरण, तुम जानती हो कि मैं ऐसे वैसे लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती। मुझे चाहिए एक हैंडसम और अमीर सा लड़का जो मुझे खुश रख सके। आजकल तो लंगूर को अंगूर मिल रहे हैं और मेरे जैसे लोग मारे मारे फिर रहे हैं। लंगूर को अंगूर मतलब मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, और बताओ विवेक कैसा है? कैसी चल रही है तुम्हारी मैरिज लाइफ? मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। वहीं विवेक तो मेरे ऊपर जान छिड़कता है। किरण और अंजलि दो पक्की सहेलियां हैं। किरण थोड़ी सांवली और गरीब घर से संबंध रखती है, वहीं अंजलि बेहद सुंदर और बहुत पैसे वाली लड़की है। दोनों ने साथ में ही कॉलेज कंप्लीट किया और कॉलेज के तुरंत बाद किरण की पैसे वाले घर में शादी हो जाती है। वहीं अंजलि को किरण से जलन होने लगती है कि मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा और किरण जैसी बदसूरत लड़की को इतना पैसे वाला लड़का मिल गया। अक्सर बातों बातों में अंजलि किरण को ताना भी मार दिया करती थी। फिर एक दिन किरण के घर कोई दरवाजा खटखटाता है। किरण दरवाजा खोलती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कौन है? भरी दोपहर में दरवाजा पीट रहा है। ये कोई टाइम है किसी के घर आने का? विवेक, ये सब क्या है? और अंजलि, तुम विवेक के साथ क्या कर रही हो? हाँ, और ये मंगलसूत्र, सिंदूर, बिंदी, क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? किरण बेटा उठो। किरण उठो बेटा। नमस्ते सासू माँ, मैं आपकी नई बहू यानी कि विवेक की धर्मपत्नी। आज से विवेक मेरा पति है और मैं आपकी बहू हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हम दोनों की शादी को स्वीकार करें और मेरा गृह प्रवेश अच्छे से करें। विवेक, अंजलि, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम दोनों ने शादी कर ली? अंजलि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विवेक मेरा पति है और तुम कैसे मेरे पति के साथ शादी कर सकती हो? मैं पहले से ही जानती थी कि तुम मुझसे कितना जलती हो। तुमने मेरे पति को फंसाया है। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तुम तो अपनी सहेली के घर में ही। छी अंजलि, छी। बस करो किरण, हम दोनों बहुत थक गए हैं। हमें अंदर आने दो और मम्मी जी, आपको अंजलि का स्वागत करना है। नहीं करना है मत करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अब आप लोग हमें आराम करने दीजिए प्लीज। चलो अंजलि, तुम्हें मैं हमारे घर के सबसे बड़े बेडरूम में लेकर चलता हूँ। मम्मी जी, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी सहेली मेरी सौतन कैसे बन सकती है? और विवेक ऐसा कैसे कर सकता है? विवेक मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं भी उससे बहुत खुश रखती थी। वो कैसे मेरी सहेली के साथ शादी कर सकता है? मम्मी, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी अगर आपने अंजलि को घर से नहीं निकाला तो। बहू, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे ये अंजलि पहले से ही पसंद नहीं थी। मैंने तुमको पहले भी समझाया था कि अंजलि के लक्षण मुझे सही नहीं लगते। अरे इसको घर मत आने दिया करो, लेकिन तुमने तो मेरी एक नहीं सुनी और भुगतो अब। किरण अंजलि और विवेक को साथ में देखकर बेहोश हो जाती है। वहीं उसकी सास किरण पर गुस्सा करती है कि तेरी सहेली तेरा ही घर खा गई। बेचारी किरण, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विवेक जो उससे इतना प्यार करता था वो कैसे उसे धोखा दे सकता था। वहीं दूसरी तरफ अंजलि और विवेक रूम में जाते हैं और बातें करते हैं। देखो अंजलि, तुम जैसा चाहती थी मैंने सब वैसा किया, लेकिन तुम किरण को ज़्यादा परेशान नहीं करोगी। मैं आज भी उसी से प्यार करता हूँ। अच्छा जी, प्यार करते हो? भूल गए क्या? तुम्हारा प्रोजेक्ट पास करवाने के लिए मैंने अपने पापा से कहा था, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करते ना तो तुम आज सड़क पर होते। अगर मुझे पता होता ना कि ये प्रोजेक्ट पास करवाने के लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी तो मैं कभी तुम्हें वो प्रोजेक्ट पास कराने के लिए नहीं कहता। बेशक मैं सड़क पर रह लेता,
बस करो विवेक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये सब बातें मत बोलो। जब से मैंने तुम्हें देखा था मैं तुम्हें तब से पसंद करती थी, लेकिन किरण की वजह से मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं पाती थी। वो काली चुड़ैल तुम्हारे लायक नहीं थी और तुम्हें मेरी चालाकी दिख रही है, लेकिन तुम मेरा प्यार नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भूल जाओ किरण को और उसे डाइवोर्स दे दो प्लीज़ विवेक। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं अपनी किरण को कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बेचारी किरण को तो पता भी नहीं था कि उसका पति अब किराए का पति बन चुका है। अंजलि ने विवेक का ड्रीम प्रोजेक्ट पास करने के बदले विवेक से शादी की है और अब अंजलि चाहती है कि विवेक अंजलि को डाइवोर्स दे दे, लेकिन विवेक किरण से बहुत प्यार करता है। इसी बात पर दोनों बहस करने लगते हैं, लेकिन अंजलि और विवेक के बीच हुई ये सारी बातें किरण की सास सुन लेती है। फिर अगले दिन अंजलि एक अमीर बहू की तरह तैयार होकर आती है और घर पर हुक्म चलाती है। गुड मॉर्निंग सासू माँ, खाने में क्या बनाया है? मेरे लिए स्पेशल पोहा बनवा दीजिए और लंच में मुझे लबाबदार पनीर खाना है। तुम मेरे पति को खा चुकी हो तो खाने में कैसी शर्म? जो तुम बोलोगी मैं वो बनाकर खिलाऊंगी तुम्हें। बहू इसको कह दे मेरे से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहू सिर्फ किरण है और किरण ही रहेगी। क्या सासू माँ, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। सास और बहू का रिश्ता तो वैसे भी नोक झोंक वाला होता है, लेकिन मैं आपको मनाने के लिए सब कुछ करूंगी। अच्छा बताओ, आज मैं आपके लिए लंच बनाती हूँ, क्या खाओगी आप? ऐसा कर, थोड़ा सा जहर बनाकर खिला दे, हम सारे चले जाते हैं। तू अकेले इस बड़े घर में रह लियो। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, आप घर का ख्याल रखना। विवेक, तुम मुझसे बिना मिले कैसे जा सकते हो? चलो, एक अच्छी पत्नी की तरह मैं तुम्हें कार तक ड्रॉप कर देती हूँ। मम्मी जी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी के अभी इस औरत का खून कर दूँ। नहीं बहू, जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अंजलि अगले दिन से ही घर में सबकी नाक में दम कर देती है। ना सिर्फ किरण को चिढ़ाती है, यहाँ तक कि अपनी सास को भी परेशान करने लगती है। दूसरी तरफ विवेक के आगे तो बहुत ही ज़्यादा भोली भाली बनकर दिखाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और फिर एक रात अचानक 3 बजे विवेक को दौरा पड़ता है और वो चिल्लाते बिलखते हुए अंजलि की लात घूंसों से पिटाई कर देता है। बेचारी अंजलि समझ नहीं पाती कि विवेक को क्या हुआ है। अंजलि विवेक का ये रूप देखकर डर जाती है और कहती है, विवेक, तुम पागल हो गए हो? अरे तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे मम्मी पापा ने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया और तुम्हारी ये मजाल। अरे अंजलि, सॉरी, प्लीज़ बुरा मत मानना। एक्चुअली मेरे ऊपर भूत आते हैं जिसकी वजह से मैं बचपन से ही परेशान हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मैं बता नहीं पाया। भूत आते हैं? तुम्हारा दिमाग ठीक है? आजकल के मॉडर्न ज़माने में भूत कब से आने लगे? अंजलि, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? 8 साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब पीपल के पेड़ पर खेलने के लिए चढ़ गया था। तब से एक आत्मा मुझे बहुत परेशान कर रही है। देखो प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं विवेक, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मैंने किरण से लड़कर तुमसे शादी की है। अब अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी तो अपना प्यार साबित कैसे करूँगी? रिलैक्स करो और सो जाओ। गुड नाइट। अगले दिन अंजलि किरण से बात करने जाती है और कहती है, क्यों किरण, तुमने कभी बताया नहीं कि विवेक के ऊपर भूत आते हैं? देखो अंजलि, मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन ये हम दोनों के बीच की बात थी, मुझे तुमसे शेयर करना ठीक नहीं लगा। किरण, काश तुमने पहले ही मुझे ये सब बता दिया होता तो मैं विवेक से शादी करने से पहले एक बार सोचती भी। अंजलि सोचती है कि बेशक विवेक पर भूत आते हैं, उसे दौरे पड़ते हैं, तो क्या हुआ? मेरा उसके लिए प्यार तो सच्चा है। प्यार में तो सब जायज़ है। मैं विवेक का बहुत ख्याल रखूंगी। और फिर अगली रात 2 बजे फिर से विवेक को दौरे पड़ते हैं और इस बार विवेक अंजलि के बाल पकड़ लेता है और बेड के नीचे तक गिरा देता है।
जिसे देखकर अंजलि बौखला जाती है, मानो कि भूत विवेक नहीं अंजलि पर आया हो, और कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बाहर में जाओ तुम्हारा पैसा और तुम्हारा प्रोजेक्ट, मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़कर। अंजलि रुको प्लीज, मेरी बात सुनो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे अभी तो तुमसे प्यार हुआ था और तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो। अंजलि, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। बेचारी अंजलि रात को 2 बजे विवेक का घर छोड़कर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ विवेक, किरण और किरण की सास बात करते हैं। मैंने कहा था ना कि मैं अपने बेटे बहू को अलग नहीं होने दूंगी। वाह मम्मी जी, मान गई आपको। आप न सिर्फ अच्छी माँ हो, बल्कि आप एक बहुत अच्छी सास भी हो। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे विवेक जैसा पति और आप जैसी माँ सास के रूप में मिली। थैंक यू मम्मी जी, मुझे मेरा पति वापस दिलाने के लिए। पता है किरण, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अंजलि को हमारी ज़िंदगी से कैसे बाहर निकालूं। वो तो अच्छा हुआ उस दिन मेरी और अंजलि की बातें मम्मी ने सुन ली। इसके बाद हमने ये प्लान बना लिया, वरना मैं तो तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि अंजलि विवेक को मुसीबत में देखकर उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। किरण की सास ने ये सारी प्लानिंग की थी जिससे कि अंजलि और विवेक का घर टूटने से बच जाए, और आखिरकार ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ भी कहो, मैं आज सुंदर तो बहुत लग रही हूँ। आज तो विहान मुझे देखते ही रह जाएंगे। हाँ, आपसे भी ज्यादा सुंदर तो मैं लग रही हूँ दीदी। नहीं, जीजा जी तो आज बस मुझे ही देखेंगे। अरे, तुम दोनों तो सालियाँ हो, घर वाली तो मैं हूँ। तभी विहान वहाँ आ जाता है। क्यों? आखिर साली भी तो आधी घरवाली ही होती है ना। विहान के ऐसा करते ही वो सभी आपस में हंसने लगते हैं। विहान और रिया की शादी को 1.5 साल हो चुका था। शादी के बाद रिया की 2 बहनें काव्या और निशा रिया के ही ससुराल में रहती थी। रात के समय खाने के वक्त, आज क्या बना है खाने में? भिंडी मैंने बनाई है जीजा जी। अरे वाह साली साहिबा, क्या बात है, क्या भिंडी बनाई है आपने? सच में मजा ही आ गया। विहान की भाभी रेखा अपने पति विजय के कानों में फुसफुसाती हुई, कुछ भी कहो, दहेज में आई इन गोरी सालियों से विहान का अच्छा मनोरंजन हो जाता है। रेखा की कही ये बात रिया सुन लेती है और रिया को ये बात बुरी लग जाती है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। रसोई में बर्तन मांजने समय रेखा रिया से कहती हुई, देखो रिया, इन सभी आदमियों का मन बहुत चंचल होता है। वैसे तो सभी मर्द बड़े कड़क स्वभाव के होते हैं, पर एक औरत का तन और उसका गन ही एक मर्द को पिघला सकता है। इन सारी बातों का क्या मतलब है भाभी? मतलब तो तुम मुझसे बेहतर जानती हो। रिया पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। भाभी, विहान बहुत जिम्मेदार और बहुत ही नेक दिल के इंसान है और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार व्यार तो बस कुछ दिनों के चोचले है। और फिर मेरी एक बात ध्यान रखना कि मन चाहे कितना ही अच्छा और सच्चा क्यों ना हो, पर सांवले तन और गोरे बदन में बहुत फर्क होता है। बाकी तुम जो समझो। तभी रिया का ध्यान गैस पर रखे दूध पर जाता है। आपकी बातों में अभी सारा दूध निकल जाता भाभी। दूध तो तुमने बचा लिया रिया, पर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पति तुम्हारे हाथ से निकल जाए। ये कहकर रेखा वहाँ से चली जाती है और रेखा की कही बातें रिया के मन में शक का बीज बो देती है। फिर रिया विहान के लिए दूध लेकर कमरे में जाती है। विहान कहाँ चले गए? अपनी खूबसूरत सालियों का डांस देखने। मतलब? विजय बिना कोई जवाब दिए ही वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। रिया जब निशा और कव्या के कमरे में गई तो उसने देखा कि निशा और कव्या दोनों डांस कर रही थी। फिर गुस्से में रिया ने साउंड सिस्टम उठाकर तोड़ दिया। रिया, ये तुमने क्या किया? अब तुम दोनों मेरे इस घर में नहीं रह सकती, समझे? अभी के अभी दोनों अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। रिया, ये दोनों कहाँ जाएंगी? कहीं भी जाए, अब ये दोनों यहाँ नहीं रहेगी। निशा और कव्या रोने लगती है और रिया के पैर में गिर जाती है। दीदी, इस तरह अचानक से
हम कहाँ जाएंगे? आपके और जीजा जी के अलावा अब हमारा कोई सहारा नहीं है। कि तभी रेखा रिया को उठाती है। उठ भी जाओ, देखो 9 बज रहे हैं। आज उठना नहीं है क्या मैडम? रिया की आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि उसका साउंड सिस्टम तोड़ देना और काव्या और निशा को घर से जाने के लिए कहना महज उसका एक सपना था। अच्छा किया भाभी जो आपने मुझे जगा दिया। पता ही नहीं चला आज इतनी देर कैसे हो गई। मैं तो तुम्हें नींद से भी जगाना चाहती हूँ और तुम्हारे वहम से भी। क्या मतलब? आज सुबह सुबह ही दोनों निशा और काव्या विहान के साथ कहीं चली गई और कुछ बताया भी नहीं। अच्छा, सुबह ही चले गए? हाँ, और तुम मानोगी नहीं रिया, पर अपनी पड़ोसन कह रही थी कि जीजा और साली की भी कोई मर्यादा होती है। इस तरह सारे दिन हा ही करना, चिपके रहना, ये सभ्य घर की लड़कियों के लक्षण नहीं होते। पर भाभी, पर क्या रिया, भूलो मत कि तुम्हारी दोनों बहनें काव्या और निशा कुंवारी नहीं बल्कि विधवा है। भाभी, आप निशा और काव्या के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है भाभी? रिया, सब ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तभी विहान निशा और काव्या के साथ वहां आ जाता है और रेखा और रिया की सारी बातें सुन लेता है। आपने सही कहा भाभी, आप सब लोग निशा और काव्या के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों ने काम ही ऐसा किया है। वो विहान? हाँ, इन दोनों ने क्लासिकल डांस में प्रथम आकर देश का नाम रोशन किया है और इन्हें इनाम में 60 लाख रुपए भी मिले हैं और उसके साथ साथ एक चमचमाती घड़ी भी मिली है। क्या सच में? हाँ दीदी, हाँ, ये सब आप दोनों के वजह से ही मुमकिन हो पाया दीदी जीजाजी। हम दोनों के पति देश के लिए शहीद हो गए थे। उसके बाद हमारे ससुराल वाले ने धक्के मारकर हमें निकाल दिया। हम दोनों की शादी दीदी से पहले ही हो गई थी क्योंकि हमें पढ़ने में इतनी रुचि नहीं थी। ससुराल से निकाले जाने और माँ बापूजी के दहन के बाद हम फिर से दीदी के साथ रहने लगे, पर हम तो जैसे जीना ही भूल गए थे। फिर जीजाजी ने दीदी से शादी करके ना सिर्फ दीदी की बल्कि हमारे भी जिंदगियां बदल दी। हम दोनों तो जैसे बेरंग से हो गए थे। फिर जीजाजी ने हम दोनों के सर पर हाथ रखा और ऐसा लगा जैसे हमें दीदी और जीजा के रूप में माँ और बाबूजी वापस मिल गए। मुझे माफ कर दो रिया, निशा और काव्या, मैंने तुम दोनों को गलत समझा बिना पूरी बात जाने। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है दीदी। अब लोग हर रिश्ते को ऊंची नजरों से देखने लगे हैं। क्या एक पिता अपनी बेटियों के साथ हंसी ठिठोले भी नहीं कर सकता? जीजा जी ने हमें तो सालियों की तरह नहीं बल्कि हमेशा अपनी बेटियों की तरह रखा है और हमें प्रोत्साहित किया है कि हम दोनों अपनी नृत्य कला को अपना पेशा बनाएं। और कल रात दीदी की तबीयत ठीक न होने पर भी वो आज हमारे लिए हमारे कंपटीशन में हमारे साथ गए। इस खुशी के मौके पर मैं भी अब सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। कैसी खुशखबरी रिया? मैं माँ बनने वाली हूँ भाभी। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और विहान निशा और काव्या से कहता है, इस बच्चे के आने के बाद भी तुम दोनों ही मेरी बड़ी बेटियां रहोगी। भावुक होकर निशा और काव्या दोनों विहान के गले लग जाती है। भाभी, वैसे लोग सही ही कहते हैं, मुझे मेरी रिया से भी ज्यादा प्यारी मेरी दहेज में आई 2 गोरी सालियां हैं। ये सुनकर सभी लोग एक साथ हंसने लगते